इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा बता रहे थे कि 1 तारीख से जो नई वैक्सीनेशन पॉलिसी शुरू होगी उसमें क्या क्या नई बातें हैं, और इस वक्त कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिनको की मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारे सामने आज की सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं कि मिड फरवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों का एक स्टीप राइज इन केसेस नोट किया गया है, और अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि करीब 3,52,991 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। While this is the situation with respect to larger number of cases getting reported, positive news also is कि हम देखते हैं कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड रिकवरी में भी देश में नोट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि कल की तारीख में हमारे देश में 2,19,272 केसेस रिकवर हुए हैं। आज की दृष्टि में अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स में हमारे एक्टिव केसेस ज्यादा हैं, यानी कि यह वह स्टेट हैं जहां पर कि हमें और अधिक कार्य करने की जरूरत है। दो तरीके से, एक तरह से कि हम कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, और साथ ही हम वहां पर केसेस का क्लिनिकल मैनेजमेंट टाइमली और प्रोसेस से कर पाएं, जिसमें हम देखें कि सबसे अधिक केसेस महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु। एक मुख्य अंश हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह यह है कि आज जबकि केसेस देश में बढ़ रहे हैं तो हमारी ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट, जितने देश में स्टेट्स हैं उन सभी में जो पिछले समय में सितंबर के माह में पिछले साल जो हमने एक पीक नोट की थी उससे अधिक केसेस इस बार ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में पाए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही मेजर कंसर्न का विषय है, जिससे कि हमारे हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ही एक लोड आता है और मैनेजमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हमारे सामने पैदा होते हैं। जैसे कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में पीक 2.25 गुना के करीब आई है, कर्नाटका में 3.3 टाइम, उत्तर प्रदेश में भी 5 टाइम्स केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और साथ ही ये केसेस अभी भी एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। इसी तरह अगर आप देखें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना और झारखंड, इन सभी स्टेट्स और काफी और अधिक स्टेट्स में भी हम ये देख रहे हैं कि एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वह कॉज ऑफ कंसर्न है, जिस पर कि हमें काम करने की आवश्यकता है। साथ ही हम आप लोगों को बताना चाहेंगे स्टेटस ऑफ वैक्सीनेशन इन द कंट्री। वैक्सीनेशन एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाइल हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट पर काम कर रहे हैं, साथ ही हम वैक्सीनेशन के द्वारा भी एक प्रोसेस के रूप में मानते हुए कोविड मैनेजमेंट प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। पूरे देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं, जिसमें से कि पीपल अब 45 ईयर्स अगर हम नोट करें तो पाते हैं कि फर्स्ट डोज 9.79 करोड़ पब्लिक को लग चुकी है, सेकेंड डोज 1 करोड़ से अधिक लोगों को हम दे चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स एक प्रायोरिटी एरिया है, प्रायोरिटी सेक्टर है, जिसमें कि 92 लाख के करीब लोगों को हम लोग फर्स्ट डोज दे चुके हैं, और 60 लाख के करीब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको हम सेकेंड डोज भी दे चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि हमारा कोविड कंटेनमेंट मैनेजमेंट और साथ में ओवरऑल मैनेजमेंट एफर्ट्स को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको अब तक हम करीब 1.19 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज 63 लाख लोगों को दे चुके हैं। एक मुख्य अंश हम आप लोगों की दृष्टि में और लाना चाहेंगे कि जैसे अगर हम देखें कि हमारे देश में करीब 87.89% नेशनल एवरेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो चुके हैं फर्स्ट डोज द्वारा, तो उसमें कई स्टेट्स ऐसी है जिन्होंने 90% से भी ज्यादा अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी है, जिसमें कि मुख्यतः अगर हम देखें तो पाते हैं कि झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसी तरह से ये स्टेट्स हैं जो 12 स्टेट्स हैं जिन्होंने 90% से भी ज्यादा अपने हेल्थ केयर वर्कर को फर्स्ट डोज दे दी है। इसी के साथ जिन स्टेट से हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम रिकॉर्ड करते हैं, वह 10 स्टेट जहां पर कि 75% से भी कम फर्स्ट डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई है, जिसमें कि नागालैंड, चंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, तेलंगाना जैसी स्टेट्स आती हैं। हम उस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ ही अगर हम देखें तो फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनको कि हमने देश में करीब 79.18% के करीब अब तक कवर कर लिया है फर्स्ट डोज के द्वारा, तो 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 80% से भी ज्यादा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर को हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं, जिसमें मुख्यतः दादरा एंड नागर हवेली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं। साथ ही करीब 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 65% से कम फ्रंट लाइन वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी गई है, जिसमें मुख्यतः गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और तेलंगाना जैसी स्टेट्स हैं।
साथ ही एक हमारा जो प्रायोरिटी ग्रुप है पीपल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, तो जिसमें कि हम 50% से अधिक लोगों को जो हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उसको कवर कर चुके हैं। तो जहां एक स्थाई पर हमारा नेशनल एवरेज 36.1% है, उसके अगेंस्ट कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, जिसमें कि हम मुख्यतः हाईलाइट करना चाहेंगे लद्दाख, सिक्किम, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि अधिक परसेंटेज में 60+ लोगों को कवर किया गया है। डियर कुलीग्स, एक मेजर चैलेंज हम लोग के सामने है, वह यह है कि आज हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपना फोकस्ड अटेंशन कोविड मैनेजमेंट पर जिस तरह से कि हम पिछले 1 साल 3 महीने से लगाते आए हैं, उसी को हमें कंटिन्यू रखना है, रिन्यूड विगर के साथ काम करना है, जिसमें कि हमारे मेन 5 अप्रोचेज रही हैं, जो कि अगर हम देखें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आज जरूरत है कि हम इस अपनी अप्रोच को फील्ड में लागू करते समय 3 मुख्य गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर अपना फोकस बनाए रखें, जिसमें हम लोग हाईलाइट करना चाहेंगे मुख्यतः कंटेनमेंट, सेकंड क्लिनिकल मैनेजमेंट, थर्ड कम्युनिटी एंगेजमेंट। कंटेनमेंट के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में ये लाना चाहेंगे कि अन्य बीमारियों के मुकाबले अगर हम देखें तो कोविड का जो वायरस है वह ह्यूमन होस्ट में ही रहता है, वह किसी इंटरमीडिएट होस्ट में नहीं जाता है। तो जिससे हमें पता लगता है कि अगर हमने उस ह्यूमन होस्ट को आइसोलेट प्रॉपरली किया तब हम इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक पाएंगे। तो आज जरूरी है कि जब देश में कई प्रांतों में, कई स्टेट्स में हायर सर्ज नोटिस किया जा रहा है, तो हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए अननेसेसरी मूवमेंट को रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, कोऑर्डिनेट करें। साथ ही जरूरी है कि हम स्प्रेड को रोकने के लिए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने जीवन में समाहित करते हुए हर समय उसका प्रयास करें। जरूरी है किसी भी इंफेक्शियस डिजीज के मैनेजमेंट के लिए कि हम उस डिजीज को टाइम पर आइडेंटिफाई करें। कोविड भी ऐसी एक बीमारी है जिसको अगर हमने समय पर आइडेंटिफाई कर लिया तो यह सीरियस बीमारी के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी और पेशेंट माइल्ड और मॉडरेट लेवल पर ही हम उसको कंट्रोल कर उसको ढंग से ट्रीटमेंट दे पाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आज हम कोशिश करें कि अपने कंटेनमेंट के एफर्ट्स के साथ ही हम जब भी किसी हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सिम्टम अगर नोटिस होता है तो वह तुरंत से तुरंत उसका टेस्ट कराएं। टेस्ट का रिजल्ट आने में अगर 24 घंटे या उससे अधिक समय भी लगता है तो यह मानते हुए कि मुझे कुछ सिम्टम्स है, मुझे दूसरे लोगों से, अपने परिवार के लोगों से एक आइसोलेशन रखना है, एक डिस्टेंस बना के रखना है जब तक मेरा टेस्ट रिजल्ट नहीं आता, और साथ ही मैं रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेता रहूं, उसकी भी आज हमारे लिए जरूरत है कि हम उसको ढंग से इंप्लीमेंट करें। दूसरा मेजर फोकस है क्लिनिकल मैनेजमेंट। आज हम देख रहे हैं कि यथासंभव प्रयत्न करते हुए भी हम पाते हैं कि कुछ प्रांतों में हमारे ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो रही है कि जहां पर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ मुख्य अंशों का स्पेसिफिकली पालन करें। जैसे हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरत है कि हम जितने भी हमारे होम आइसोलेशन केसेस हैं हम उनको मॉनिटर करें। होम आइसोलेशन केसेस की मॉनिटरिंग करते हुए हमें यह ध्यान रखना कि जो व्यक्ति पॉजिटिव होकर होम आइसोलेशन में है वह प्रॉपर आइसोलेशन में रहे ताकि उसके परिवार के और सदस्यों को इन्फेक्शन ना फैले। होम आइसोलेशन से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू की गई गाइडलाइंस का 100% पालन हो वह हमें इंश्योर करना है। जरूरत है कि जो जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किया जाए, क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके। साथ ही जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट मिलकर बेस्ड ऑन द केसेस ट्रेजेक्ट्री, किस टाइप के केसेस आ रहे हैं, कितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए जरूरत पड़े तो एडिशनल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के बेड्स को कोविड डेडिकेटेड बेड्स में कन्वर्ट करें और अधिक जरूरत हो तो मेकशिफ्ट टेम्परेरी हॉस्पिटल्स भी बनाकर इंश्योर करें कि जिन लोगों को बेड्स की जरूरत है उनको हम समय पर बेड्स दिला पाएं। जरूरी है कि हम नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को 100% फॉलो करें। आज आप लोगों की नॉलेज में भी है कि कहीं जगह पर ऑक्सीजन,
और इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी वाली हमारी दवाइयां हैं जैसे कि रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, जो कि लिमिटेड सप्लाई में देश में अवेलेबल है बिकॉज क्योंकि हमने देखा कि एक सडन सर्च केसेस में आया है, तो वाइल एक स्थाई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी सप्लाई बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरा जरूरत है कि अननेसेसरी ड्रग प्रेस्क्रिप्शन ना हो, तो हम आप लोगों के द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि काइंडली इंश्योर करें जिसको ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उसको ऑक्सीजन दी जाए, जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उतनी ही ऑक्सीजन दी जाए। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज हैं उनको उनके नॉर्म्स के हिसाब से, क्लिनिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से ही प्रेस्क्राइब किया जाए। यह भय का वातावरण क्रिएट ना हो कि अगर मुझे रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब नहीं मिलेगी तो मेरे पर्टिकुलर पेशेंट को खतरा ज्यादा है। साथ ही हम इससे संबंधित एक और बात आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जिस तरह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब हैं, हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्लियरली आइडेंटिफाई करता है सिमिलरली प्लेस्ड मेडिसिन जो कि इससे चीपर है, जो वाइडली अवेलेबल है, और उन सबको भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए ताकि लोगों में एक जो भय का वातावरण है वह कम हो सके और साथ ही इफेक्टिव एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएं। इस विषय में डॉक्टर गुलेरिया आपको और डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ जब हम अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की बात करें, एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसलिए जरूरी है कि अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो चाहे हम कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर समय समय पर अपग्रेड करते रहें, बट हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जब तक हमने अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया तब तक हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा किसी ना किसी लेवल पर स्ट्रेस पर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इससे संबंधित आपको 2 स्टडीज भी हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप देखें कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुई है, उन्होंने पाया है कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो ना करे तो 30 दिन के अंदर वह 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम अपने बिहेवियर पैटर्न में कोविड को समझते हुए उससे संबंधित चर्या नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हम अपनी फैमिली और अपने समाज को उस एक्सटेंट तक रिस्क में ले जाते हैं। अगर हम 50% फिजिकल एक्सपोजर अपना कम कर दें तो यह पाया गया है कि 406 लोगों के मुकाबले 15 के करीब लोग इन्फेक्ट होते हैं। और अगर हम अपना फिजिकल एक्सपोजर 75% कम कर दें तो एक इन्फेक्टेड आदमी इफेक्टिवली करीब 2.5 लोगों को ही 1 महीने बाद इन्फेक्ट कर पाएगा। आप लोगों द्वारा हमारी सबसे विनती है कि इस एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें, दूसरी तरफ हम इन्फेक्शन कंट्रोल पर भी ध्यान दें। दूसरा विषय जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूज ऑफ मास्क। यह भी एक स्टडी के द्वारा पाया गया है कि जबकि हम 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी अपने मध्य में रखते हैं, तो भी अगर दोनों यानी कि पर्सन जिसको कोविड-19 हुआ है और पर्सन जो अनइंफेक्टेड है, यह आप एक किसी भी घर में यह स्थिति पा सकते हैं कि जो होम आइसोलेशन के केसेस है, अगर मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो 90% रिस्क है कि एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे अनइंफेक्टेड आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। यहां भी अगर आप देखेंगे कि अनइंफेक्टेड पर्सन अगर मास्क पहने लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन ना पहने तो 30% उसके चांसेस हैं कि वह इन्फेक्ट कर पाएगा। अगर इन्फेक्टेड पर्सन मास्क पहनता है और साथ में अनइंफेक्टेड पर्सन भी मास्क पहनता है तो दोनों केसेस में 1.5% रिस्क रह जाता है। कपल दिस विद 6 feet डिस्टेंस बिटवीन 2 people, तो देयर इज नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस 2 people। मित्रों, हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे एफर्ट्स हो कि हम इस पर ध्यान रखें। इस विषय पर हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज जरूरी है जिस तरह से रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हम पा रहे हैं कुछ प्रांतों में, उन पर्टिकुलर एरियाज में हमें कोशिश करनी है कि यह प्रोसेस हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क, जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के रूप में कहते हैं, यह हमारे जीवनचर्या का एक हिस्सा बन सके, इसकी हम आपके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। दूसरी जरूरत है एक एंग्जाइटी और पैनिक कई बार जो सिस्टम में क्रिएट हो रहा है बिकॉज आइदर ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और बिकॉज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है।
हम सबको मालूम है, हम पिछले 1 साल 3 महीने से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हमें मालूम है कि अगर हमने अपने केस को टाइम पर आइडेंटिफाई किया और हमने मुख्यतः पाया है कि सारे केसेस अगर उनको ढंग से हम मैनेज करते हैं तो 95%, 98% केसेस रिकवर। तो इसके लिए जरूरी है कि हम टेस्टिंग का ध्यान देते हुए, रिकवरी हो सकती है लेकिन हम जो प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं उनका 100% पालन करने की बहुत जरूरत है। तो एंजाइटी ना रखें, पैनिक ना रखें, हमारा पेशेंट रिकवर हो जाएगा। हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करना है। एक जो कई बार पैनिक की वजह से एक भय के वातावरण से जो क्रिएट होता है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट जिसको शायद ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत नहीं है, जिसको शायद हॉस्पिटल बेड की जरूरत नहीं है, कई ऐसे केसेस भी हम लोगों की दृष्टि में आए हैं कि भय के वातावरण से कि हो सकता है मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ऐसे लोग आउट ऑफ एक्स्ट्रा कंसर्न वह कभी बेड भी ऑक्यूपाई करते हैं, जिससे हमें यह समझने की जरूरत है कि ये बेड हो, ऑक्सीजन हो, ये सारी क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं और हम सब के लिए एक सामाजिक बाध्यता के रूप में जरूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि हॉस्पिटल एडमिशन जब वारंटेड हो, जब गाइडलाइंस के हिसाब से, जब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत हो, तभी हम उसको इस्तेमाल करें। साथ ही ऑक्सीजन हो या कोई और दवाई हो या कोई और फैसिलिटीज हो, हम उसको उन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से फॉलो करें। और हम आपसे यह रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि क्लिनिकल प्रोटोकॉल हो, गाइडलाइंस हो, वह गाइडलाइंस हमने अपने जितने भी नागरिकों के लिए अपनी वेबसाइट पर उसको क्लियरली इंडिकेट किया है। काइंडली मिस इन्फॉर्मेशन से ना घबराएं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से कोई भय का वातावरण क्रिएट ना हो, इसके लिए आप जो भी क्लिनिकल प्रोटोकॉल है वह हमारी वेबसाइट पर जो अवेलेबल है उसको काइंडली फॉलो करें। अंत में हम आप लोगों की दृष्टि में यही कहना चाहेंगे, चैलेंज हमारे सामने बहुत ह्यूज है, लेकिन जरूरी है कि इस लड़ाई को एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ सोसाइटी, जिसको कि हम समस्त सरकार, संपूर्ण समाज मिलकर लड़ने वाली ये लड़ाई है, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस को हम फॉलो करें, इस चैलेंज को हमें फिर से जीतना है। धन्यवाद। प्रिय साथियों, आप सब लोग को मालूम ही है कि कोविड के केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी डिमांड में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार ने प्रदेश सरकारों और यूटीज के, यूनियन टेरिटरीज के तथा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ वार्ता करके एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे कि मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, मूवमेंट तथा सप्लाई सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को हो सके। यहां मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेडिकल ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा बढ़ा है और 24 अप्रैल को 9,103 मेट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ है। उल्लेखनीय है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो खाली 7,259 है, 7,259 मेट्रिक टन पर भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों और यूटीज की सरकारों तथा हमारी इंडस्ट्री ने मिलकर इस राष्ट्रीय आपदा के समय में इस पे बहुत मेहनत करके बढ़ाते अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी से भी कहीं ज्यादा पहले 8,000 पहुंचाया और परसों ये 9,103 मेट्रिक टन था। इसी प्रकार से जो इसकी मेडिकल ऑक्सीजन की सेल है वो भी काफी बहुत ज्यादा बढ़ी है और 24 तारीख को 7,017 थी, 7,017 मेट्रिक टन। राइजिंग केसेस के ट्रेंड को देखते हुए भारत सरकार ने 26 तारीख यानी आज सभी राज्य सरकारों को तथा यूटीज की सरकारों को ये निर्देश दिए हैं कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है जो इसमें काम आती है वो इंडस्ट्रीज को ना दी जाए सिवाय मेडिकल लाइक फार्मास्यूटिकल्स, एम्प्यूल्स, वियल्स एंड डिफेंस फोर्सेस, और इस मेडिकल ऑक्सीजन की पेशेंट्स के लिए अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाए। चूंकि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसका मैनेजमेंट जरूरी है, इसलिए भारत सरकार ने सभी राज्य और तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ये ऑक्सीजन का एलोकेशन करती है जो कि डायनामिक इन नेचर है। जैसे स्थिति बदलती रहती है उस हिसाब से इसमें तत्काल आवश्यक परिवर्तन भी किए जाते हैं
और इमीडिएटली उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। जहां तक ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, इसके लिए पहले जहां उत्पादन होता है इस मेडिकल ऑक्सीजन का, उसका हमें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, जो कि सामान्यतः क्रायोजेनिक टैंकर्स में किया जाता है। और जब ये हॉस्पिटल्स पहुंच जाती है तो वहां पे या तो क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जिसमें वो हॉस्पिटल्स को स्टोर करते हैं, जिससे कि आवश्यकता अनुसार पेशेंट्स को वो दे सकें। इस संदर्भ में जो ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी है, चाहे वो क्रायोजेनिक टैंक्स हो चाहे सिलेंडर्स हो, उन दोनों में भी काफी इजाफा किया गया है। और अभी वर्तमान में चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हमारा प्रोडक्शन सप्लाई तो अवेलेबिलिटी हमारी अभी पर्याप्त है, जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, किंतु उसको ट्रांसपोर्ट करना वो एक अभी मेजर चैलेंज है। और यहाँ ये भी एक फैक्टर हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर ईस्टर्न स्टेट्स में है और या फिर हमारे कुछ सेंट्रल स्टेट्स में है, और उसकी मांग को हमें पूरे देश में सभी हिस्सों को पहुंचाना होता है। तो इसको टैंकर्स की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ये सुझाव दिया था कि वो नाइट्रोजन और आर्गन के जो टैंकर्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन टैंकर्स में परिवर्तित करे। साथ ही साथ भारत सरकार विदेश से भी परचेज तथा हायरिंग बेसिस पे टैंकर्स ला रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।